जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर 3 मार्च को सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को वायरल पेपर के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है और सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा। सेम ऐसा ही पैटर्न रहेगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे करना है। और इनमें से जो 20 क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पहले ये जरूरी तैयार करके जाना। 70 में आप लोगों को यहाँ पर 65 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। और मानचित्रकारी कैसे करना, कैसा पेपर आएगा, कहाँ पर कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो केवल आपको वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आपका नाम डालना होगा, जैसे आपका कोई कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर शिवम आपका नाम है और रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, XYZ आपको यहाँ पर डाल देना है। और ये सीट नंबर कितना है, 817 D और Z है यहाँ पर। और 900 यहाँ पर 18 ये है क्रमांक। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 70 नंबर का पूर्णांक होगा। ध्यान से वीडियो को देखना, मैं जो जो बताऊंगा ध्यान से बताना। और जो 20 MCQ होंगे उनमें से आपको बताना कि कितने मालूम है। और सभी के कमेंट में जरूर आंसर बताते चलना, जिससे क्या होगा आपके रिपीट क्वेश्चन हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। जैसे एग्जाम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। पहले लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या होता है, निर्धारित है। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंड यहाँ पर आ एवं बा में विभाजित होगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। ये तो आप लोगों को पता हो गया। उसके बाद में जो खंड बा होगा इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। जो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न 1 होगा, जिसमें आपको ये प्रश्न उत्तर होंगे। और वर्णनात्मक प्रश्न जो 2 होगा, इसमें क्या होगा, मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे। वो भी आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित उसके सम्मुख अंकित हैं, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। और ये आपको क्या करना है, जो मानचित्र मिलेगा वो कॉपी में अच्छी तरीके से आपको बांध देना। धागा मिलेगा, अच्छी तरीके से बांध देना, अभी आगे बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में जरूर बताते चलना कि आपको कितने इनमें से आंसर मालूम है। तो पहला यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एग्जाम से पहले जरूर ही ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई, 1788 ईस्वी में, कि 1789 ईस्वी में, कि 1790 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1787 ईस्वी में। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 20 में से आपको कितने मालूम है ये भी कमेंट में जरूर बताना, बिना चीटिंग किए हुए। और सभी के आंसर बताते चलना कमेंट में, जिससे आप लोगों के रिपीट हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगला यहाँ पर 1789 ईस्वी में जो फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, किस प्रकार का राज्य था, यहाँ पर राज्य था उसमें देखिए असीमित राजतंत्र था, कि सीमित राज तंत्र था, कि यहाँ पर प्रजातंत्र था, कि गणतंत्र था। तो देखिए 1789 में जो यहाँ पर फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो यहाँ पर देखिए सीमित राजतंत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर कौन, सरदार पटेल हो जाएंगे, कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, कि महात्मा गांधी, की सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। महात्मा गांधी जी हैं जो यहाँ पर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ये ध्यान रखना है। और कमेंट में जरूर बताते चलना, जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1920 ईस्वी में, कि 1942 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1947 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये देखिए 1945 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% यही पूछे जाएंगे। अभी आगे बताऊंगा आगे कैसे क्या क्या करना है। अगला यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, इटली से, कि जर्मनी से, कि फ्रांस से, कि यहाँ पर ब्रिटेन से। जो यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो ये जर्मनी से था। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, ब्रुसेल्स है, कि यहाँ पर ब्राज़ील है, कि बैंकॉक है, कि यहाँ पर न्यूयॉर्क है। तो देखिए बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, तो ब्रुसेल्स है। ये राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा। अब संघीय राज्य कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर भारत में कितने संघीय राज्य हैं, 28 राज्य हैं, जिसमें देखिए मणिपुर भी, हिमाचल प्रदेश भी, अरुणाचल प्रदेश भी है। लेकिन जो दिल्ली है ये संघीय राज्य नहीं है, आपको ध्यान रखना, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में अगला यहाँ पर भारतीय संघ के अवशिष्ट
शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य को कि संघ को, ए बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो संघ को प्राप्त हैं। आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला उसी प्रकार से मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम से पहले जरूरी आप लोग तैयार करके जाना। तो देखिए जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर की, 5 सितंबर, यहाँ पर 14 नवंबर की, 15 अगस्त। तो देखिए जो मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे, 14 नवंबर को बाल दिवस और 15 अगस्त को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल का अंतिम राजा कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेंद्र सिंह था कि यहाँ पर राज बहादुर की वीरेंद्र सिंह था कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो नेपाल का अंतिम राजा कौन था? ये भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा, ये ज्ञानेंद्र सिंह था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर अगला है भूमि किस प्रकार का संसाधन है? जो भूमि होती है किस प्रकार का संसाधन? प्राकृतिक संसाधन है कि इसे मानव निर्मित किया है कि सौर ऊर्जा से निर्मित किया है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो भूमि जो धरती होती है, जो अर्थ है, ये क्या है? यह एक प्राकृतिक संसाधन है, मतलब ये इसको किसी ने बनाया ही नहीं है। प्राकृतिक संसाधन में जैसे पेड़ पौधे आ गए और ये आ गई यहाँ पर, ये से मिट्टी आ गई, भूमि आ गई, ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। और जैसे मानव निर्मित, जैसे यहाँ पर जहाज हो गए, सड़कें हो गई, ये सभी क्या है? घर हो गए, ये सभी क्या है? और बसें हो गई, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, और ये ऊर्जा से निर्मित। उसके बाद में अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान की, बिहार? तो देखिए किस में पाई जाती है? ये गुजरात में पाई जाती है। गुजरात हो गया और यहाँ पर कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनमें सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है काली मिट्टी किस में पाई जाती है? गुजरात और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस सभी में ये पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? जो संसाधन होता है ये पुनः चक्रीय है। लोहा होगा, पवन ऊर्जा होगा, ज्वारीय ऊर्जा होगा कि पशुधन होगा? तो देखिए पुनः चक्रीय कौन सा है? ये लोहा है, ये पुनः चक्रीय है। इसको दोबारा यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सी होती हैं? देखिए जो दालें होती हैं, चाहे जो भी हो, यहाँ पर मटर हो गया या फिर यहाँ पर अरहर हो गई, ये सभी क्या है? ये फलीदार फसलों को माना जाता है। अब यहाँ पर जैसे ज्वार, ये क्या है? देखिए जो गेहूं होते हैं ये रबी की फसलों में आते हैं, गेहूं सरसों रबी की फसल में आते हैं। और खरीफ के जैसे जो धान के सीजन पर जो जो होती है फसलें, वो सभी खरीफ की फसलों में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सभी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर, झरिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए कि कोयला के लिए कि तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए? तो देखिए जो यहाँ पर ये झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतने समझ में आए? कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आपको कितने मालूम थे। ये 15 हो गए। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? 16वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अभी मानचित्रकारी भी बताऊंगा कैसे करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? देखिए जो रूस है ये भी विकसित देश है, अमेरिका भी विकसित देश है, फ्रांस भी क्या है? विकसित देश है। लेकिन जो यहाँ पर ये भारत है ये विकासशील देश है। इसमें मतलब अभी भी प्रगति हो रही है और ये सभी विकसित देश है, इसमें पहले से ही विकास हो चुका है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1981 में कि 1984 ईस्वी में कि 1985 ईस्वी में कि 1986 ईस्वी में? जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आ सकता है 1986 ईस्वी में ये पूछा गया था, मतलब ये अधिनियम जारी किया गया, पारित किया गया था। और देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 आप लोगों को बता दिए, पेपर 3 बताते हैं। जितना हो सके आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। देखिए इनमें से क्वेश्चन तो सभी फंसेंगे, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता है कि आपके ही सेट में आए, क्योंकि 7 सेट होते हैं, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत जरूर करिएगा। ये नहीं कि बस यही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पता नहीं पूरे आ सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपके सेट में आए, इसलिए आपको और भी तैयारी करना अच्छी तरीके से, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। अगला यहाँ पर एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उपभोग के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, सेवा वस्तु के लिए कि खाद्य पदार्थ? एगमार्क देखिए जो सरसों के तेल पर भी क्या लिखा होता है, उस पर एगमार्क लिखा होता है, तो ये खाद्य पदार्थों के लिए इसका प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है, एगमार्क का चिन्ह।
उसी प्रकार से अगला, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? लाभ होगा कि कर, सेवाएं की श्रम? तो देखिए इसमें जो उत्पादन का साधन कौन सा होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो श्रम होता है, श्रम, और इसके देखिए जो उत्पादन के मुख्य 4 साधन होते हैं। श्रम हो गया, उसके बाद में यहाँ पर भूमि हो गई, और उसके बाद में यहाँ पर पूंजी हो गई। क्या हो गई? पूंजी यहाँ पर हो गई, पूंजी। उसके बाद में और एक होती है यहाँ पर उद्यमी। क्या होती है यहाँ पर? उद्यमी। यहाँ पर उद्यमशीलता होती है। क्या होता है? शीलता होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये 4 यहाँ पर उत्पादन के साधन हैं। श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमशीलता, ये सभी चारों यहाँ पर विकल्प में कोई भी हो जो उत्पादन का साधन पूछा जाए तो चारों में से आप लोग लगा सकते हैं। अगला यहाँ पर बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक की, किनमें से कोई नहीं? देखिए जो बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसके क्षेत्र कौन कौन आधारित होते हैं? देखिए ये तृतीयक क्षेत्र ये 3 इसमें होते हैं। सबसे पहले होता है यहाँ पर क्या होता है? बीमा। उसके बाद में यहाँ पर होता है निवेश, ये दूसरा होगा, और तीसरा होता है प्रबंधन। ये तीनों होते हैं, यही तृतीयक क्षेत्र माने जाते हैं ये तीनों। ये तभी इसलिए बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और कमेंट में बताना 20 में से आपको कितने मालूम हुए। अब यहाँ पर खंड भाव होगा, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 4 नंबर के होंगे। 80 वर्ड में लिखना होगा। 80 वर्ड कितना होता है? लगभग में आपको 11 से 12 लाइन में आपको लिखना है, 80 वर्ड हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ये टाइम बचा हो अच्छी तरीके से ये तैयार कर लेना। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? क्या होता है? एक विकसित देश की विशेषता क्या होती है? संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। टाइम बचा हो तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर गुणात्मक प्रश्न दूसरे होंगे, ये 150 वर्ड में आपको लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इटली में एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ये सभी आपको तैयार कर लेना। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया। भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग तैयार कर लेना। 6 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब आता है मानचित्र संबंधी कार्य, ये आपको करना होगा। तो इसको कैसे करना, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि कैसे इसको किया जाता है, कैसे भरा जाता है जो मैप में। तो आप लोग क्या करना है, जो मैप मिलेगा उसको अच्छी तरीके से पीछे बांध देना, धागा मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिए। इनमें से क्वेश्चन तो बहुत सारे फंसेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है कि आपके सेट में आएंगे, क्योंकि 7 सेट होते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिए, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लेना।